राजनीति और एक स्वयंसेवक दोनों को कैसे भिन्न करते हैं और क्या कुछ सीखने को मिला संघ से? जो कुछ भी है वो संघ से ही है। इस संगठन को 100 वर्ष की अविरल यात्रा, क्या कुछ कहना है 100 वर्ष के शताब्दी वर्ष के निमित्त? इन 100 वर्षों में संघ ने बहुत सेवा की, देश की, स्वयंसेवक तैयार किए। आज संघ की शाखाएं इतनी बड़ी है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा जहाँ संघ की शाखा नहीं होगी। आप स्वयंसेवक कैसे बने? बाल्यकाल में किससे जुड़े? कौन कौन से प्रचारक आपके साथ में रहे? क्या कुछ सीखने को मिला? 1962 की बात है, शिशु थे हम, तो बालक थे, छोटे थे। हमें पढ़ाते थे भगवती लाल जी, वो संघ से प्रभावित थे। तो कहा कि बोले शाखा में जाया करो, वहाँ खेलने को भी खूब मिलता है और शाखा अच्छी है, जाया करो। इतनी रुचि बनी कि फिर अनवरत जाते रहे। कभी डांट पड़ी मुख्य शिक्षक से या कारवां? डांट तो उस समय तो बड़ा कठोर अनुशासन था, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। कोई ऐसे 1 मिनट लेट पहुंचोगे तो 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आप शरारती स्वयंसेवक थे या अनुशासित थे? मैं अनुशासित था, मैं शरारती नहीं था। नहीं, कोई ऐसी घटना जो आपके जहन में बार बार आती हो कि हाँ अविस्मरणीय घटना है, आपको कुछ सीखने को मिला हो जीवन में? नहीं पूछो तो ठीक है, नहीं बता दो। हमारा स्वयंसेवक जिस किसी भी क्षेत्र में है, संघ का स्वयंसेवक, उस क्षेत्र में जनता उसको आदर की दृष्टि से देखती है, उस पर भरोसा करती है। और ऐसा एक व्यक्तित्व इस समय देश का नेतृत्व कर रहा है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में, जिसने तय किया कि विधाया से धर्म से संरक्षणम परम वैभवन नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम। धर्म का संरक्षण करते हुए इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने का जो संकल्प लेकर के आए। राम जन्मभूमि का बड़ा आंदोलन हुआ तो बहुत सारे कार सेवक गए। कौन कौन सी कार सेवा में आप रहे और कितना स्ट्रगल किया उस समय? तो हम ट्रेन में जा रहे थे, हमको जाना था अयोध्या। मथुरा के पास मथुरा में वहाँ हमको गिरफ्तार कर दिया, उतारा और नरहोली थाने में ले गए। फिर एक एक की पिटाई। अच्छा। कि बोलो अडवाणी सिंधी है, वो झूलेलाल को मानता है, राम को नहीं मानता, बोलो। हमने कहा अडवाणी राष्ट्रभक्त है। आपको भी मारे? मारा, पट्टे मारे, डंडे मारे? डंडे। अच्छा। पट्टे क्या, इस शरीर पर 1 इंच हिस्सा ऐसा नहीं था जो उभरा हुआ नहीं हो। फिर मुझे ले गए स्ट्रांग रूम में। अच्छा। और यहाँ तार लगाए और डायनुमा से करंट लगाया। अच्छा। मैं तो करंट पी गया, मेरा कुछ नहीं हुआ। तो वो जो डायनुमा घुमाने वाला था उसने कहा यार चिल्ला, नहीं तो मुझे और घुमाने के लिए कहेगा कि जोर से घुमा। तो चिल्ला तो सही। सर, जो भारत माता की जय मुस्लिम बोलता है और राष्ट्रभक्ति की बात करता है, आप उसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, हम उसको पूरा सम्मान देते हैं। मतलब हमारे यहाँ कई है। आपका साफ साफ कहना है कि कलाम बनकर आओगे तो सम्मान करेंगे और कसाब बनकर आओगे तो सम्मान नहीं करेंगे, सीधी सी बात। काटेंगे। ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी है जो कसाब के लिए भी आदरणीय कसाब सब बोला है, तो उनको क्या कहें? कहाँ देशभक्ति उनमें? महात्मा गांधी ने कहा था, ऐसा अहिंसा के पुजारी ने यह बात कही कि असत्य, अन्याय और दमन के सामने झुकना कायरता है, पाप है। नमस्कार, संघ के 100 वर्ष की खास सीरीज में, शताब्दी वर्ष की खास सीरीज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। संघ के स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। ऐसे एक स्वयंसेवक हमारे साथ हैं मदन राठौड़ जी, इनका बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में मदन राठौड़ जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और एक स्वयंसेवक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मदन जी आपका। नमस्कार। मदन जी, यूँ तो लंबा अनुभव रहा है आपका राजनीति में, तकरीबन 2 दशक के आसपास का राजनीति का अनुभव है, लेकिन राजनीति और एक स्वयंसेवक दोनों को कैसे भिन्न करते हैं और क्या कुछ सीखने को मिला संघ से? वैसे तो देखिए, जो कुछ भी है वो संघ से ही है। संघ से राष्ट्रभक्ति, व्यक्तित्व अपना राष्ट्रीय चरित्र युक्त बने, फिर प्रस्तुतिकरण भी उसी से हमको मिला, सेवा की भावना के संस्कार भी उसी से मिला। जो कुछ भी मिला वो संघ से ही मिला। इस संगठन को 100 वर्ष की अविरल यात्रा, लगातार एक संगठन जो लगातार 100 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, क्या कुछ कहना है इस 100 वर्ष के शताब्दी वर्ष के निमित्त? ये बात सही है, 1925 में विजयदशमी के दिन संघ का प्रारंभ हुआ था
परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने कुछ ही स्वयंसेवकों को लेकर के, साथियों को लेकर के शुरू किया था, और 100 वर्ष तो हो गए, ये बात बिल्कुल सही है। इन 100 वर्षों में संघ ने बहुत सेवा की, देश की, स्वयंसेवक तैयार किए। आज संघ की शाखाएं और इतनी बड़ी है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा जहाँ संघ की शाखा नहीं लगती हो। संघ के अन्य छोटे छोटे दूसरे, जैसे उसको आनुषंगिक पहले कहते थे, अभी आनुषंगिक मत कहो, लेकिन प्रकल्प चलते हैं। लगभग 30 के करीब अन्य संगठन है जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। विद्यार्थी क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद है, शिक्षा समिति है, अपने बनवासी कल्याण परिषद है, साधु समाज है, यानी विभिन्न क्षेत्रों में मजदूर संघ है, भारतीय मजदूर संघ है, राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी भी है। ऐसे कई संगठन चल रहे हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्र में, उन्होंने सबने भी बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। भारतीय मजदूर संघ मजदूर क्षेत्र के अंदर राष्ट्रभक्ति पैदा करने का प्रयास करता है, ताकि मजदूर अपनी मांग भी उठाए लेकिन राष्ट्र की हानि नहीं होने दे, राष्ट्रीय चिंतन उसमें जिंदा रहे, मौजूद रहे। किसान संघ है, तो किसान संघ किसान क्षेत्र की समस्याओं को समाधान करवाने में अपनी भूमिका निभाए, उनमें राष्ट्रीय चरित्र पैदा करे, इस प्रकार का काम किसान संघ भी करता है। विद्यार्थी परिषद का काम भी है कि विद्यार्थी यानी बचपन की पौध से ही, शुरू से ही ऐसे संस्कार उसको राष्ट्रीय चरित्र के मिल जाए, राष्ट्रभक्ति के मिल जाए, हमारे देश के मान बिंदुओं के प्रति वो सम्मान रखे, महापुरुषों का आदर करे, हमारी संस्कृति का सम्मान करे, संस्कृति का बोध हो उसमें, ये शुरू से ही काम करता है विद्यार्थी परिषद। ऐसे ही लघु उद्योग भारतीय है, तो उद्योगपति अपना उद्योग चलाए, लेकिन उस उद्योग चलाने में भी इस बात का ध्यान रखे कि हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश का मान कैसे बढ़े, गुणवत्ता देना, ये सब काम उसमें संस्कार देने का काम है। ऐसे ही बनवासी कल्याण परिषद है, तो बनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को और मूल धारा में रखते हुए, राष्ट्र की मूल धारा में जोड़ते हुए, उनमें भी राष्ट्रभक्ति के भाव पैदा करने का काम। एक साधु समाज है, अब बहुत बड़े वर्ग है अपने देश के अंदर, महात्मा बने हुए हैं, साधु है, वो केवल अपना पारलौकिक जीवन सुधारने के लिए उसमें लगे हैं। तो संघ ने महसूस किया कि ये केवल पर्याप्त नहीं है, वो अपना अध्ययन करे, तपस्या करे, जो कुछ भी अर्जित करे, अर्जित करके उसका लाभ समाज को दे जी, समाज को दिशा देने में अपनी भूमिका निभाए। तो उनको भी मूल धारा में जोड़ करके और उनका भी देश हित में, हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा करने में उनकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, तो उस दिशा में भी काम करें। ऐसे ही राष्ट्रीय सेविका समिति है, हमारी बहनों में इस प्रकार के भाव पैदा करना कि वो अपने बच्चों को भी संस्कारित करे, परिवार भी संभाले, और परिवार में भी, बहनों में भी इस प्रकार के भाव पैदा करे, क्योंकि बहुत बड़े संस्कार प्रारंभ में बच्चे को मिलते हैं तो माँ से मिलते हैं। तो उस दिशा में भी हमारा ये संघ की देन है। तो ऐसे कई प्रकल्प हैं। एक सवाल है मेरा कि आप स्वयंसेवक कैसे बने, बाल्यकाल में किससे जुड़े, कौन कौन से प्रचारक आपके साथ में रहे, क्या कुछ सीखने को मिला? मतलब फिर 1972 के आसपास तो आप खुद प्रचारक बन गए थे, तो कैसे प्रचारक बने, उससे पहले स्वयंसेवक कैसे बने थे, वो सारी किससे और शाखा की कोई कहानियां आपको याद हो? मैं तो शिशु स्वयंसेवक था। कौन लेके गया आपको? शैशव काल में, यानी मैंने इधर पढ़ना शुरू किया। कहाँ पे? मैं सोजत में। तब हमारे जो हमें पढ़ाते थे भगवती लाल जी शर्मा, वो संघ से प्रभावित थे।
तो जो ही हमने क्लास ज्वाइन की उसके साथ ही शिशु थे, हम तो बालक थे छोटे से, 1962 की बात है। तो कहा कि बोले शाखा में जाया करो, वहाँ खेलने को भी खूब मिलता है और शाखा अच्छी है, जाया करो। उनका लड़का भी जो नरेंद्र जी हैं वो भी जाया करते थे। तो बालक था, मैं छोटा बच्चा ही था, 8 साल का, तो ले गए शाखा में। इतनी रुचि बनी कि फिर अनवरत जाते रहे। कभी डांट पड़ी उनके शिक्षक से या कारवार से? डांट तो उस समय तो बड़ा कठोर अनुशासन था। इसलिए तो पूछ रहा हूँ, कोई ऐसे 1 मिनट लेट पहुंचोगे तो 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे मैदान के। आपने कितनी बार लगाया? हाँ, हुआ कई बार। अच्छा। कभी कभी कि 3 सूर्य नमस्कार करो, 5 सूर्य नमस्कार करो, ये ना एक बार, मतलब वो भी शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से अधिक काम करके दिखाना करना, तो ये दंड समझते थे हम। ठीक है, करेंगे। उस समय तो हमको बहुत कुछ मिलता था। तो आप शरारती स्वयंसेवक थे या अनुशासित थे? मैं अनुशासित था, मैं शरारती नहीं था। अनुशासित स्वयंसेवक था, संघ के काम में मैं अनुशासित था। वैसे शरारत करते थे बाहर? शरारत तो क्या है कि अब कोई प्रसंग विशेष आ जाए तो बचपन है तो होती है, अब घटना है, वो तो आम बालक की तरह हम भी थे। कोई ऐसी घटना जो आपके जहन में बार बार, कभी शाखा की कोई ऐसी घटना, ऐसी बात जो आपको हमेशा जहन में याद आती हो? क्या बचपन में ऐसी कई घटना है। कोई ऐसी घटना एक जगह? एक आध घटना तो हो तो बताऊंगा, घटनाओं का भंडार। नहीं, कोई ऐसी घटना जो आपके जहन में बार बार आती हो कि हाँ, अविस्मरणीय घटना है, आपको कुछ सीखने को मिला हो जीवन में? नहीं पूछो तो ठीक है। नहीं, बता दो। एक बार हमारी शाखा चल रही थी, तो बिल्कुल हमारा एकांत में था संघ स्थान, वो मेले का चौक, सोजत का कहलाता है, मेले का चौक। मेले का चौक। तो रास्ते आराम से निकलने के रास्ते तो थे। तो मुहर्रम निकल रहा था उस समय, तो वो लोग हमारे मैदान में आ गए। तो हमारे जो प्रचारक थे विद्याधर जी पालीवाल, बहुत अच्छे, तेज तर्रार, बहुत। तो वहाँ संघर्ष हुआ। अच्छा। हम लोगों ने उनको भगाया वहाँ से। ये बालक था मैं, ये 1968 की बात है, 1968 में 14 साल का बालक था। आपने भी संघर्ष किया? सब ने। वो तो उस समय तो फिर क्या होता है, संघर्ष होता है, हमारा गुरु लड़ रहा है, हमारा प्रचारक लड़ रहा है, तो फिर हम चुप कैसे रह सकते थे। तो वो सब कुछ था, उस जमाने की बातें हैं। अब दृष्टांत तो एक नहीं कई है। आपातकाल में उससे पहले आप प्रचारक कैसे बने? प्रचारक बनने का कैसे हुआ, मतलब ये अचानक? मैंने प्रथम वर्ष ओटीसी किया था जयपुर से। उस समय राजस्थान की एक ही ओटीसी लगती थी। 1968 में मैंने प्रथम वर्ष किया अग्रवाल कॉलेज में। ये अग्रवाल कॉलेज है जयपुर में, उसमें हमारी ओटीसी लगी थी। पूरे राजस्थान की एक थी उस समय, और पूरे 30 दिन की लगती थी। 71 में मैंने सेकेंड ईयर किया ओटीसी, 72 में थर्ड ईयर किया, और वहाँ से लौटते ही शिक्षक बन जाता है। वो ओटीसी थर्ड ईयर जल्दी छूट जाती है। तो उस समय क्या, परम पूज्य गुरु जी का देहांत हुआ था। तो परम पूज्य गुरु जी का देहांत हुआ, तो क्या परम पूज्य गुरु जी मुझे नाम से जानते थे। अच्छा, उनके साथ भी कोई वृतांत है? तो परम पूज्य गुरु जी का जब देहांत हुआ तो हमारे वहाँ ब्रह्मदेव जी शर्मा हमारे प्रचारक थे, उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया, बौद्धिक दिया, कि जिससे जितने भी वहाँ स्वयंसेवक थे उनमें से 40-45% सब ने तय किया कि हम 2 वर्ष संघ को मजबूत करने में लगाएंगे, परम पूजनीय गुरु जी की इच्छाओं को पूरा करने में हम अपना योगदान देते हैं। तो मैंने भी 2 वर्ष दिए थे। परम पूजनीय गुरु जी मुझे नाम से क्यों जानते थे, 1968 में मैं ओटीसी में फर्स्ट आया था। अच्छा। वो 1300 जो स्वयंसेवक थे उनमें भी शारीरिक में भी फर्स्ट आया था और बौद्धिक में भी फर्स्ट आया था। तो अब परम पूजनीय गुरु जी 28, 29, 30 3 दिन हमारे साथ ओटीसी में थे। तो शाम को परिचय का होता है,
तो परिचय का मेरा नंबर आया, मेरे दिमाग में घूम रहा था कि मैं परम पूज्य गुरु जी को कैसे बताऊं कि मैं फर्स्ट आया, ओटीसी में फर्स्ट आया। तो ये बताऊं कैसे? परिचय में तो नाम बोलना होता है, फिर कहाँ से हो, पद क्या है, शिक्षा क्या है, जो भी है वो 4 चीज़ें बतानी पड़ती है। फिक्स है वो। पद, संघ में क्या दायित्व है वगैरह, नाम बोलना पड़ता है। संघ में क्या दायित्व है, वो शिक्षा का क्या है या कर्मचारी है कि क्या है, और कहाँ के हो, ये 4 चीज़ बोलनी पड़ती है। अब वो 4 चीज़ें मैंने बोलते ही और एकदम से कह दिया गुरुजी मैं ओटीसी में फर्स्ट आया, कह के बैठ गया। तो परम गुरुजी ने कहा खड़े हो। वहाँ इंडिकेटर चालू हो गया, घबराने लग गया। परम गुरुजी ने खड़े होने के लिए कहा, खड़ा हुआ, नाम बोलो। मैंने बोला मदन। तो परम पूज्य गुरुजी ने कहा कि मद मद नहीं होना चाहिए, मद मत कर। इसका मतलब ये बोला, बस कुछ नहीं, मद ना बोला, मेरे नाम का संधि विच्छेद करके बोल दिया। एकदम से समझ में आ गया कि ये मुझे मद नहीं करना है। वो हमने अंगीकार कर लिया उस दिन से। परम पूज्य गुरुजी ने कहा तो मद नहीं करना। उसके बाद मैंने किसी को ये बात नहीं बताई। मैंने कहा ठीक है। ये आज तक आप में देखने को मिल रही है। राजस्थान में जितने भी मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, लोग कहते हैं कि वेरी डाउन टू अर्थ आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी मद न आपके आगे पीछे ही घूमता रहता है। और मैं अगले सवाल पे आता हूँ कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था, उनका एक कथन था, याची दही याची डोला। इन्हीं आंखों से इसी जन्म में मैं राष्ट्र को परम वैभव तक देखना चाहता हूँ, भारत को। क्या आपको लगता है कि भारत परम वैभव पे पहुंच गया है? अगर नहीं पहुंचा तो अभी कितना और समय लगेगा, क्योंकि 100 वर्ष तो कंप्लीट हो गया है। क्या आपको लगता है कि 2047 का जो आप राजस्थान का विजन देख रहे हैं, उसको देखते हुए? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। इधर संघ के 100 वर्ष हुए और इधर दूसरी तरफ हमारे संस्कारों से निपुण और ऐसा एक व्यक्तित्व इस समय देश का नेतृत्व कर रहा है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में, जिसने तय किया कि विधाया से धर्म से संरक्षणम परम वैभवन नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम। धर्म का संरक्षण करते हुए इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने का जो संकल्प लेकर के आए, वो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ी है, हमारे मान बिंदुओं के प्रति सम्मान बढ़ा है। सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव लेकर, वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर आज दुनिया में मोदी जी की और भारत की मान्यता बढ़ी है। चाहे अभी मध्य एशिया का युद्ध हो, तब भी उनको आदर की दृष्टि से लड़ने वाले देश भी देख रहे हैं, दोनों। चाहे इजराइल अमेरिका हो या ईरान और उसके साथी मित्र राष्ट्र हो, वो सब उनको आदर की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम देशों में भी जो मंदिर का निर्माण करवा दे, ऐसा एक नेतृत्व हमारे पास में है। तो काफ़ी कुछ हमने अर्जित किया है। आज हिंदुस्तान में हमारे स्वयंसेवक का उसके क्षेत्र में विश्वास बढ़ा है। हमारा स्वयंसेवक जिस किसी भी क्षेत्र में है, संघ का स्वयंसेवक, उस क्षेत्र में जनता उसको आदर की दृष्टि से देखती है, उस पर भरोसा करती है, उनकी बात पर विश्वास करती है, लोगों को समझाने में वो सक्षम बना है। ये हमारे स्वयंसेवक की स्थिति बनी है। तो मैं एकदम नहीं कह सकता कि हमने वो पूरा मतलब लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन हम काफ़ी आगे बढ़ गए। बहुत बढ़िया, आपने ठीक कहा कि अभी लक्ष्य अधूरा है। मतलब अधूरा नहीं, आपने कहा बहुत हद तक पूरा कर दिया है, लेकिन अभी बाकी है, परम वैभव पे अभी जाना बाकी है राष्ट्र को। अब एक सवाल है कि आप प्रचारक रहे, प्रचारक जीवन से आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और कभी उस प्रचारक जीवन की जो
जो शिक्षा है आपको, अनुशासन है, बहुत सारी चीजें, वो कभी आपको जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने उसमें काम आती हो ऐसी कोई बात, कि आप वहाँ आपने सीखा हो संघ में और यहाँ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो बीजेपी के अंदर? देखिए, प्रचारक वो तो एक अलग ही होती है बात, जो त्याग है, सेवा की भावना है, समाज के प्रति हमारा दायित्व क्या है, संगठन करना है, समाज को संगठित करना है, कार्यकर्ता निर्माण करना है, ये सब बातें हैं तो ये जीवन में तो बहुत उपयोगी है। वो सब हम कर ही रहे हैं, बैठ करके कर रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में तब भी हम ये प्रयास करते हैं कि हमारा स्वयंसेवक या हमारा सदस्य वो व्यक्तित्व निर्माण करे, राष्ट्रीय चरित्र उसमें हो, अपने प्रत्येक काम में राष्ट्रभक्ति दिखे, करे, ऐसा हम सब प्रयास करते ही करते हैं। तो प्रचारक जीवन से संयमित जीवन, फिर कहाँ किस प्रकार का दृढ़ निश्चय होना चाहिए वो भी उसमें हुआ। कहीं जो अपेक्षा होती है कि यहाँ वो रूप दिखाना है तो वो भी, ये सब कुछ उसमें सन्निहित है। तो उससे प्रचारक जीवन से तो बहुत कुछ सीखने को मिला। निकला था 2 वर्ष के लिए केवल, लेकिन 2 वर्ष बाद में इमरजेंसी लग गई। हाँ, आपातकाल का कोई किस्सा? आपातकाल के तो बहुत किस्से हैं, एक किस्सा ही नहीं है। मोदी जी से भी मिले थे क्या आप आपातकाल में? नहीं, मैं पहचानता नहीं था। मोदी जी को पहले से पहचानता था, लेकिन आपातकाल में वो सरदार वेश में मिले थे, इसलिए पहचान नहीं पाया कि ये मोदी जी है। कहाँ मिले थे आपको? हल्दी घाटी। अच्छा। हमने क्या किया, आपातकाल में लोगों को जेल भेजा था। निर्णय था संघ का कि मुझे जेल में नहीं जाना है, बाहर रहना है और लोगों को जेल भेजना है, कार्यकर्ताओं को तैयार करके जेल भेजना है। और जो जेल गए उन लोकतंत्र सेनानियों को और समय समय पर संभालना है, सूचना देनी है, देश में क्या हो रहा है, कैसे संघर्ष आगे बढ़ रहा है, उनके परिवार को संभालना। उस समय सेंसरशिप थी, प्रेस सेंसरशिप थी, तो समाचार पत्र में वो सब खबरें छप नहीं सकती थी। तो हम लोग वो साइक्लो स्टाइल से एक पत्रक भी निकालते थे, वो सूचनाएं देने का काम, ये सब हमारे जिम्मे था। उस समय मेरा नाम बदल दिया था। क्या नाम? क्योंकि मेरा वारंट था मिसा का, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसका वारंट हो गया। क्या नाम रख दिया? मेरा नाम चंदन कर दिया था। अच्छा। तो मेरे यहाँ नाम लिखा हुआ था हाथ पे। अभी भी लिखा हुआ है? नहीं, उस समय मदन राठौड़ लिखा हुआ था। अच्छा। तो मेरे वो एक मित्र ने कहा कि आप तो पकड़े जाओगे। तो अभी हटा दिया? नहीं, उन्हीं दिनों में हटाया। अच्छा। उन्हीं दिनों में इमरजेंसी में। एक डॉक्टर षष्ठी कुमार गर्ग थे, मूल तो हटा हुआ है नाम तो, जगरांव के थे, मूल जगरांव के थे, और वो डॉक्टर बने थे, इंटर्नशिप की हुई थी। उनको वो सर्जन तो थे नहीं, वो फिजिशियन थे। उन्होंने कहा भाई साहब आप पकड़े जाओगे। मैंने कहा ये तो बात तो सही है, हाफ शर्ट पहनते हैं, ये तो पकड़े जाएंगे। तो काट दो इसको। मैं काट दूँ? मैंने काट दो। तो अभी अपने जयपुर के जो महानगर संघ चालक है चैन सिंह जी, हाँ, उन्होंने तो मेरा हाथ पकड़ा। पुलिस में थे ना वो? तो उस समय वो उस समय पुलिस में नहीं थे, उस समय वो भी हमारे साथ ही थे, पढ़ते। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा यहाँ से, और उस डॉक्टर ने ब्लेड लगाई तो तिरछी चली गई। तो स्केल लगा करके यूं काटा, यूं काटा, यूं काटा, यूं काटा, और फिर यूं निकाले तो निकले नहीं। तो ऐसे ऐसे छील के निकाला, इतने में चैन सिंह जी धड़ाम वो हाथ पकड़ने वाला गिर गया। तो मैंने कहा पूरा करो, पूरा करो, खून निकल रहा है, खून निकल रहा है। अभी तक निशान है? सुई धागे से 13 टाँके लगाए। हाँ, अभी तक निशान है ये। 13 टाँके लगे हैं। अच्छा। अरे कोई सुन नहीं, बिना सुन किए। और मैं तो हिम्मत से खड़ा रहा। मैंने कहा काट दो इसको, जो करना है फटाफट करो इसको। और फिर वो पट्टी बांध करके, और फिर जब वो उभरा हुआ था यूं ऐसे, पहले टाँके लगाए ना तो वो उभरा हुआ था। तो मैंने कहा भाई इसकी फिर कुछ दिनों बाद में प्लास्टिक सर्जरी करो, इसको ठीक करो। तो ये थोड़ा बहुत उसको ठीक किया। अच्छा। हॉस्पिटल में जा नहीं सकता था क्योंकि निजी अस्पताल इतने नहीं थे। अच्छा। कहीं थे, वहाँ जाऊँ तो पकड़ा जाऊँगी, नाम कटवा रहा है तो बात क्या है। तो उन्होंने घर में ही किया ये। फिर चंदन से मतलब ये, और फिर हमने एक चलती फिरती ITC लगाई।
अच्छा। तो उसमें जैसे एक दिन आबू, एक दिन अंबाजी। चलती फिरती कैसे, गाड़ी में? हाँ, चलती फिरती गाड़ी में, अच्छा। आईटीसी, क्योंकि वो एक संघ की शाखा तो लग नहीं सकती थी। हमने क्रिकेट शुरू किया उस समय, किसी न किसी माध्यम से सबका जुड़ाव होता रहे। तो उस समय एक दिन हल्दी घाटी गए थे, तब एक सरदार जी ने हमको मार्गदर्शन दिया था। ओ बड़ा जोशीला भाषण दिया था। तो हमको नहीं पता ये कौन, मैंने कहा कभी कोई आए कभी कोई आए, ऐसे हमारी व्यवस्था से आते थे चलती फिरती आईटीसी में, कि है ना आबू में कोई आया, अर्बुदा देवी मंदिर पे वहाँ किसी ने मार्गदर्शन दिया, किसी ने अंबाजी में मार्गदर्शन दिया, ऐसे करके एक एक आते थे, वेश बदल के आते थे। तो सरदार जी आए तो हमको नहीं पता, बाद में पता चला जब ये देश के प्रधानमंत्री बने और इनका वो एक बार फोटो वो छपा कि ये सरदार जी ऐसे थे, ये थे, तब हमारी पूरी टीम में वो एक मुझे प्रवीण पोरवाल जी है, उन्होंने मुझे बताया, अरे ये सरदार जी तो वही है जो हमको उठवा दिया। फिर मैंने भी ध्यान से देखा, अरे मैंने कहा हूबहू। आप जेल में किसको छुड़ाने गए थे आपातकाल में? क्या जेल में देखिए पाली में ओम जी माथुर थे जेल में बंद। अच्छा। ओम जी माथुर भी आंदोलन हमारे वहीं हुआ, उनका भी। ओम जी माथुर थे, हमारे कई स्वयंसेवक थे। तो मैं भी एक दिन तय किया कि हम जेल में आएंगे आपसे मिलने के लिए। वो कितना बड़ा दिलचस्प था। तो जेल में गए हम, रात को जेल खुलवा करके। जेलर साहब की पत्नी से मेरी बहुत मतलब वो मुझे बेटे की तरह मतलब मानती थी। तो मैंने कहा आंटी जी जेल अंदर जाऊंगा। कि अंदर कैसे जाएगा, साहब सस्पेंड हो जाएंगे ना। मैंने कहा साहब को पता ही नहीं चलेगा, साहब तो अभी गए हैं वो कहीं। तो बोले कि कितनी देर लगेगी, मैंने कहा 5 मिनट। उन्होंने जेल खुलवा दी, जेल खुलवा दी, हम अंदर गए। अंदर जाकर के इन सब से मिला, इन्होंने सब ने इकट्ठे करके रखा हुआ था। अच्छा। कि बोले आएगा मदन, जरूर आएगा, जब कहा है तो आएगा ही आएगा। तो मैं अंदर गया, अंदर जाके इनसे मैंने मीटिंग करके बात करी पूरी। ओम जी माथुर खुद थे। हाँ, मतलब कई मतलब 68 लोग थे। तो सबसे मैं बात करी, चिंता मत करो, बाहर आंदोलन चल रहा है, हम ऐसे पत्रक बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, सारी रणनीति बताया। आप बाहर आएंगे, जेल के ताले टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे, करके खूब जोश की बातें कर करा के मैं इतने में आ गया जेलर साहब। अच्छा, वही आ गया। तो जेलर साहब को पता चला कि जेल खोली है, ये कैसे हुआ। तो आए एकदम से, आखिर के हाथ जुड़े, बाप जी बाहर निकलो, तुम मरवाओगे मुझे, मरवाओगे। तो फिर बाहर निकला मैं। फिर आप पकड़े कब गए? मतलब मैंने पकड़ा जाने का सवाल ही नहीं। हाँ? पकड़ा नहीं गया। तो चंदन से वापस मदन राठौड़ कब बने, ये भी दिलचस्प। नहीं, वो तो चंदन तो इसीलिए बनाया इमरजेंसी के दरमियान। पकड़े नहीं गए फिर आप? ना पकड़े नहीं गए। तो उस समय तो देखिए बेस भी बदला फिर आपने कई। हाँ, एक कौन बार से बेस में रहे? कायलाना में हमारी मीटिंग चल रही थी। तो हमारे एक सत्यपाल जी हर्ष थे, हमारे स्वयंसेवक थे, उनको हम एसपी बोलते थे। सत्यपाल हर्ष है तो सत्यपाल को एसपी साहब। तो पुलिस आ गई, जहाँ हमारी कायलाना पहाड़ियों में मीटिंग थी, तो वहाँ पुलिस आई। किसी ने कहा कि वो एसपी साहब आए, तो मैंने कहा आने दो। एसपी साहब आने दो। अब एसपी साहब का मतलब हम तो सत्यपाल जी हर्ष समझ रहे थे, हमको क्या पता कि वास्तव में एसपी आ गया। तो यूं करते करते एसपी एकदम आ गया, पूरी टुकड़ी लेकर के, 25-30 सिपाहियों को लेकर के, और हम सब डिस्पर्स हुए। वास्तव में पुलिस आई तो फिर भागो। तो फिर मेरे पास जावा थी मोटरसाइकिल, लक्ष्मण सिंह जी शेखावत हमारे विभाग प्रचारक थे, उनको लेकर के मैं, पाली के विभाग प्रचारक थे वो, जालोर से पाली 3 जिलों के, उनको लेकर के और मैं वहाँ से भागा। बच गया, पकड़ में नहीं आया। बेश कितनी बार बदला? कभी साधु वाधु बने? नहीं, साधु तो नहीं, कभी सिंधी वेश किया। अच्छा। हाँ, मज़ा आता था कभी, लेकिन डर लगता था। डर कैसे लगता था कि कोई पुलिस वाला यूं ही जा रहा है तो हमको लगता था ये मेरे लिए आया है। लेकिन कभी हम किसान बन जाते थे, कभी सरदार बन जाते थे। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, अकाल, ये भी हमने उस समय सीखा। पिता वारिये ते लाल चारों वारे, वो हिंद तेरी शान बदले। सिंधी भी सीख लिया? तो भी सब सीख लिया, सिंधी भी सीख लिया। अच्छा। ओ मिठल लोलार, ये किथे बनी तो
खेड़ाते वनी, ये सब आता था हमको। मैं तो सोच रहा था मुझे ही आती है भाई साहब। ये सब सीख लिया हमने, है ना। मैं गलत तो नहीं बोल रहा है? बिल्कुल सही बोला आपने। खेड़ाते वनी, किथे वनी तो, कितने बंदी तो कहाँ जा रहे हो, है ना। तो ये सब हमने उसी समय सीख लिया। कई भाषाएं, यही नहीं, पंजाबी भी, इंग्लिश भी। हाँ, कहीं जरूरत पड़े तो सूट बूट पहन करके टाई वाई लगा करके निकल जाते थे। तो वेश बदलना तो फिर वैसा ही होता है। तो आदेश था, निर्देश था कि आपको ऐसे रहना है, बिल्कुल पकड़ में नहीं आना आप है। काम क्या करते थे उस पत्रक छपवाने वाला? एक तो ये क्या है कि हम एक खंडी गांव है एक, जहाँ हमारा एक मास्टर था रमेश जी खंडी। तो वहाँ हमने एक मशीन रखी हुई थी जिससे ये छापते थे हम। क्रांति दूत नाम था। उदयपुर में क्रांति दीप छपता था, हमारे यहाँ क्रांति दूत छपता था। हम ये उदयपुर भेजते थे और उदयपुर वाले हमारे यहाँ भेजते थे, ऐसे करके। क्योंकि प्रेस सेंसरशिप थी ना उस समय, तो कोई समाचार पत्रों में वो सब बातें आ ही नहीं सकती थी। हम पोस्टर्स लगाते थे ले करके, और कार्यकर्ता निकलते थे ट्रेन के डिब्बों में, डिब्बा बंद करके अंदर जेब में से वो लेई निकाली जो उसमें प्लास्टिक में कागज में लपेटी हुई, और लेई लगा करके और वो चिपका देते थे। सूचना है कि आंदोलन चल रहा है, इंदिरा गांधी परास्त होगी, ये मतलब बड़े गांधी जी का ज़्यादा छापते थे हम। महात्मा गांधी ने कहा था कि असत्य, अन्याय और दमन के सामने झुकना कायरता है, पाप है। ये महात्मा गांधी ने कहा। तो ये कोट आप लगाते थे? जो अहिंसा का पुजारी, बिल्कुल कि एक गाल पे कांटा मारे तो दूसरा गाल सामने कर दो, ऐसा अहिंसा का पुजारी ने यह बात कही कि असत्य, अन्याय और दमन के सामने झुकना कायरता है, पाप है। यह हमने लेकर के और हमने पोस्टर छाप करके जगह जगह लगाए, कई दुकान में घुसा दिया शटर के नीचे से। जब दुकान खोले तो सबसे पहले वही दिखे। थानों में डाल दिए हमारे स्वयंसेवकों ने। तो बहुत आंदोलन किए। मदन जी, उसके बाद एक राम मंदिर का, राम जन्मभूमि का बड़ा आंदोलन हुआ, तो बहुत सारे कार सेवक गए। कौन कौन सी कार सेवा में आप रहे और कितना स्ट्रगल किया उस समय? हाँ, उस समय तो संघर्ष हुआ। पहली कार सेवा में हमारा बहुत संघर्ष हुआ। कैसे? हमारे यहाँ प्रांत कार्यवा थे उस समय। राजस्थान एक था, मतलब ये तीन प्रांत नहीं थे, एक ही प्रांत था। तो दादा भाई थे, वो भी थे हमारे साथ। मैं वाहिनी प्रमुख था। तो हम ट्रेन में जा रहे थे, हमको जाना था अयोध्या। मथुरा के पास मथुरा में वहाँ हमको गिरफ्तार कर दिया ट्रेन में। उनको पता चल गया कि ये सब लोग जा रहे हैं और सब नौजवान हैं और बात तो कुछ है, तो उनको शक हुआ। तो हम सबको पकड़ के उतारा और नरहोली थाने में ले गए। मथुरा के पास में एक नरहोली है, वहाँ थाने में ले गए हमको। गीली घास में बिठाया, सर्दी का समय, नवंबर का, और फिर एक की पिटाई। अच्छा। कि बोलो अडवाणी सिंधी है, वो झूलेलाल को मानता है, राम को नहीं मानता, बोलो। हमने कहा अडवाणी राष्ट्रभक्त है, अडवाणी हिंदू है, हम सब एक हैं। तो डंडे पड़ते थे। तो ज़्यादा मारा कि बोल, तुझे बोलना पड़ेगा। कि हम नहीं बोलेंगे। आपको भी मारा? पट्टे मारे, डंडे मारे? डंडे। अच्छा। पट्टे क्या, इस शरीर पर 1 इंच हिस्सा ऐसा नहीं था जो उभरा हुआ नहीं हो, इतने मार पड़ी। फिर कहा ये नहीं बोलता, ये नीति दिखता है इसका। नेता की जगह नीति बोला। फिर मुझे ले गए स्ट्रांग रूम में। अच्छा। और यहाँ तार लगाए और डायनुमा से करंट लगाया। अच्छा। तो मैं तो करंट पी गया, मेरा कुछ नहीं हुआ। तो वो जो डायनुमा घुमाने वाला था उसने कहा यार चिल्ला, नहीं तो मुझे और घुमाने के लिए कहेगा कि जोर से घुमा। तो चिल्ला तो सही। मतलब वो उसके मन में मेरे प्रति भाव जग गया कि इसकी बेचारे की इतनी पिटाई कर दी और फिर करंट लगा रहा है। दया आ गई, या उसके मन में भाव होगा हिंदुत्व का। उसने मुझे कहा चिल्ला, मैं लगा रहा हूँ एक, तो तू चिल्ला। तो चिल्लाहट होती नहीं थी, लेकिन फिर भी पी गया मैं करंट। ये मथुरा की बात है, नरौली थाने की। दूसरी कार सेवा में तो गए हम, तब तो हम सफल भी हुए।
पहली कार सेवा में तो हमारे राजस्थान के 4 लोग शहीद हो गए थे, सेठाराम जी, महेंद्र नाथ अरोड़ा जी। महेंद्र नाथ अरोड़ा जोधपुर के एक प्रोफेसर थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे। सेठाराम जी हमारे संघ के स्वयंसेवक थे, और 2 जैन कोठारी बंधु, तो वो 4 लोग हमारे राजस्थान के, जिन्होंने अपनी पूरी संघर्ष करते करते शहादत दी। बाकी कोटा के भी थे 2? नहीं, शहीद तो ये 4 ही हुए पहले कार सेवा में। अच्छा, पहले। दूसरी कार सेवा तो जब कल्याण सिंह जी थे मुख्यमंत्री, उस समय तो मुलायम सिंह था पहली कार सेवा में। मुलायम सिंह जी ने बहुत अत्याचार किए थे। दूसरी कार सेवा में तो कल्याण सिंह जी थे, इसलिए हमको कोई तकलीफ हुई नहीं। ढांचा ढहाया। आप थे ढाने वाले? हाँ बिल्कुल, और बल्लियों से, बैरिकेडिंग वाली बल्लियों से ढांचा ढाया, बड़ी बड़ी मोटी मोटी ईंटें होने के बावजूद भी। वो रितम्बरा जी थी उसमें, उमा भारती थी, वो गले में वो लेकर के, और माइक होता है ना एक, यहाँ लटकी हुई बैटरी, और माइक लेके एक झटका और दो, बाबरी को तोड़ दो, ऐसा नारा लगाती थी। लोगों में जोश आता था, लोग बैरिकेडिंग से, उस बल्लियों से एक हो करके तोड़ के टुकड़े कर दिए। कुछ लोग नीचे भी गिर गए थे फिर? कुछ लोग सही उसमें दब गए थे। कुछ लोग जब 3 तरफ से गिरा दिया तो ऊपर से गिरने ही वाला था। अरे के बोले रामलला को तो बाहर लाओ, फिर गिराना इसको, फिर रामलला को बाहर लाए। फिर उसी के बाद वहाँ पर वो सीमेंट विमेंट मिक्सर सब चले, और वहाँ कच्चा राम मंदिर का निर्माण कर दिया, और रामलला को विराजमान भी कर दिया रातों रात। हम सब लाइन से खड़े हो गए, वो तगाड़ी पहुँचाना, एक दूसरे को पड़ोस में दो, पड़ोस वाला आगे दे, ऐसे करके हमने किया। वो भी एक बहुत बड़ा आंदोलन था। राजस्थान के आचार्य धर्मेंद्र जी की बड़ी भूमिका थी उस आंदोलन। हाँ बिल्कुल, उसमें तो देखिए संघ के स्वयंसेवकों से ज़्यादा और भी लोग थे, साधु संत। हाँ सब, वो पहले वाले में साधु संत थे, दूसरे वाले में तो आम नागरिक था, उद्दलित था, जोश में था। उसमें मेरा एक वो फ्रैक्चर हो गया था पत्थर गिरने से। हाँ, राम मंदिर आंदोलन में? दूसरे वाले सेकंड कार सेवा में। सेकंड कार सेवा में, लेकिन अच्छा रहा, सफल रहा। तो फिर वहीं इलाज कराया फिर? नहीं, वो मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, फिबुला फ्रैक्चर था। ये मेन तो होती है टीबिया, इधर फिबुला होती है। अच्छा, तो फिबुला फ्रैक्चर था, तो उस हड्डी का तो पता ही नहीं चला मुझे फ्रैक्चर है कि नहीं है। वो तो बाद में जब मैं पाली चला गया वहाँ जा कर के, और मैंने कहा ये दर्द है, तब डॉक्टर ने देख के कहा बोले आपका तो ये फिबुला फ्रैक्चर है, प्लास्टर करना पड़ेगा। फिर उन्होंने प्लास्टर। मदन जी, आप पिछले पॉडकास्ट में मुझे एक बार बता रहे थे कि मैं, मोदी जी जब राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे तो मैं कुछ व्यापारियों के साथ गया, तो मोदी जी खुद चाय बना के आए और खुद ने चाय पिलाई। तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी एक प्रचारक रहे, तो क्या आपको लगता है यही प्रचारक जीवन का उनका प्रभाव था कि वो खुद चाय बनाने चले गए, आप व्यापारियों के साथ गए और सब चीज़ें? क्या हुआ, हमारे यहाँ एक्साइज ड्यूटी लगा दी थी। ये जैसे सीलिंग फैन, पंखे, ये उससे माल सूखता है कपड़ा, तो बोले ये पावर का यूज है। अंडरग्राउंड से वो रेड पानी को लिफ्ट करो या केमिकल लिफ्ट करो, तो बोले विद द एड ऑफ पावर है। ऐसे करके कुछ पॉइंट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी, तो हम उसके लिए दिल्ली गए हुए थे। तो काम हमारा हो गया, तो उसके बाद हमको लौटने में एक थोड़ा समय था बहुत। तो मैंने ही कहा, मैंने कहा चलो अपन बीजेपी कार्यालय चलते हैं, वहाँ मोदी जी बैठे हैं, मिलते हैं। तो हम मोदी जी से मिलने गए, ये राष्ट्रीय महामंत्री संगठन थे। तो उन्होंने मनवार किए कि चाय पियोगे, तो हमारे साथ एक पुष्पराज भंडारी थे, उनकी इच्छा थी कि मोदी जी के साथ ज़्यादा देर तक बैठे हैं, तो इसलिए उन्होंने हाँ भर ली कि चाय पियेंगे। अब उस समय कोई सेवा करने वाला कार्यकर्ता था नहीं, तो हाँ भर ली। तो मनवार मोदी जी ने की और हाँ भर ली, तो मोदी जी खुद उठे। मैंने कहा साहब आप कहाँ जा रहे हैं? पास में ही पेंट्री थी, वहाँ गए। वो जाकर के खुद ही वो पानी गर्म करना, उसी से इलेक्ट्रिसिटी से, और चाय का वो निकाला, कप में वो डाल रहे थे डिप। मैंने कहा नहीं साहब मैं बनाता हूँ। नहीं मैं चाय वाला हूँ, तुम जाओ। और फिर उन्होंने वो सबको चाय पिलाई। तो
मोदी जी का जो प्रचारक जीवन था, आपने कहीं पढ़ा हो, समझा हो, तो क्या कुछ सीखने को, ये सीखने को मिला है? और देखिए, मोदी जी दृढ़ निश्चयी है, वो प्रारंभ से ही है। 2-3 ऐसे दृष्टांत हैं मोदी जी के। एक तो वो जब आडवाणी जी के साथ उन्होंने राम रथ यात्रा की, तो उसमें रथ का नेतृत्व ये कर रहे थे। माइक इनके पास में रहा करता था और ये निर्देश देते थे। तो मुझे तो पता था कि मोदी जी हैं, तो हम उनको बहुत सम्मान से देखते थे। दूसरा, जब श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने वाला इश्यू था, उसमें मोदी जी थे, उसमें मैं भी था। तो उसमें एक कांच का क्रिस्टल, एक दृष्टांत मेरे कॉलर में घुस गया था। अच्छा। गोली लगी ना बस में, हम्म। कांच पर, कांच बिखरता है, बिखरा तो हम सब झुके हुए थे उस समय, तो एक वो क्रिस्टल मेरे कॉलर में घुस गया। तो कॉलर के पीछे वो मेरे रीढ़ की हड्डी के सारे वो नीचे धीरे धीरे खिसकने लगा, चीरता चीरता। ओहो। मुझे लगता था हिलो मत, हिलूंगा तो ये और कुछ करेगा, इसलिए सीधे सीधे खड़े रहो। तो सीधे सीधे चलना भी ऐसे जैसे रोबोट चलता हो वैसे रहा, लेकिन फिर भी वो नीचे खिसक जाता था। मोजे खून से भर गए थे, जूते के अंदर खून आ गया था, वो खून सीधा उतरा ना। तो फिर सबको पता चल गया। गोली क्यों चली थी उस समय? वो ये तो आतंकवादी चलाते हैं ना, तो उस बस के ऊपर चलाई तो कांच बिखरा उसका। फिर पठानकोट में आने के बाद फिर मुझे ये आर्मी के हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ इलाज कराया, वो सब। मोदी जी साथ में थे उस समय। अच्छा, उस आपकी मित्रता कब उसी समय की है? वो मुझे नहीं जानते थे, मैं उनको जानता था। अच्छा। आप बाद में जानने लगे जब संगठन में? मैं उनको जानता था, अच्छा। लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे। वो आपको कब जानने लगे? वो मुझे जानने लगे जब ये, एक तो ये जो मैं चाय पीने की वाली बात जो बता रहा हूँ आपको, जब वो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन थे तब। उसके बाद 2-3 जगह, कोई अहमदाबाद में कोई शादी के मामले में जाना पड़ा। मेरे एक मित्र हैं महावीर जी सर्राफ, उनके भाई की भतीजी की शादी, तब भी आए थे। तब हमने उनको वेलकम किया, क्योंकि वो पाली के थे, तो मोदी जी गुजरात के थे। फिर वो मुख्यमंत्री बने, तब मैं कोई 10 बार उनसे मिला। उन्होंने अनशन किया था एक बार, मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ये सरदार सरोवर को ऊंचा उठाने के लिए, डैम को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने अनशन किया था। तो अनशन किया, तब भी हम उनसे मिलने के लिए गए, कुशल क्षेम पूछने के लिए। तब भी ये अनशन के बावजूद भी हिम्मत देखिए उस व्यक्ति की, कि अनशन लंबा और सबसे मिल रहे हैं। हम लोग मिलने गए तो खड़े होकर के हमसे सबसे मिले, उसके फोटो है मेरे पास अनशन के समय। अच्छा। और लाइन से एक एक करके मिलते हैं। तो मेरे से पूछा, कैसे है राजस्थान, ठीक है? क्यों वो फिर जानते थे मुझे। तो फिर एक बार गुजरात में भूकंप आया, तब मोदी जी महामंत्री संगठन थे। जी सर। केशु भाई वहाँ मुख्यमंत्री थे। ये भूकंप तो 26 जनवरी को, भुज और कच्छ में जब आया था। 26 जनवरी को, 2026 जनवरी 4 के आसपास आया ना 2002। हाँ। तो मैं यहाँ से पिपलिया की एक पीजी फॉइल्स है, उनके पास में एक 12 बसें हैं जिसमें ऑपरेशन तक करने की व्यवस्था है। तो ओम जी माथुर वहाँ संगठन महामंत्री थे गुजरात के। तो ओम जी ने कहा पिपलिया पीजी फॉइल्स वाले को कि वो बसें भेजो। तो मुझे कहा कि आप लेके पूछो। तो मैं वो बसें लेकर के वहाँ गया था, कच्छ उस साइड। हाँ, वहाँ सेवाएं दी कई दिनों तक। मैं रहा 3-4 दिन तो मैं रहा, फिर मैं तो आ गया। वो बसें वहाँ सेवाएं करती रही, तब भी हमारा कनेक्ट रहा, संपर्क हुआ, यूँ करके चलता रहा। सर, केंद्र और राज्य दोनों जगह आपकी सरकारें हैं, और दोनों जगह कहीं ना कहीं स्वयंसेवक
पोजीशंस पे बैठे हैं कि मोदी जी खुद भी संघ के स्वयंसेवक है। सत्ता में आते ही कहा जाता है कि व्यक्ति के अहंकार आ जाता है, संभवतः ऐसा ही देखा जाता है, लेकिन आप कैसे बैलेंस करते हैं एक स्वयंसेवक के रूप में कि अहंकार नहीं आए? ये कैसे आप बैलेंस करते हैं? देखिए, मोदी साहब में कोई अहंकार नहीं है और किसी भी प्रकार का किसी से द्वेष नहीं है, किसी से कोई परिवारवाद नहीं है, किसी के प्रति नहीं है। वो उनका परिवार है 140 करोड़ हिंदुस्तानी। अहंकार का तो नामो निशान नहीं है। ये अपना दायित्व समझ रहे हैं, वो पद नहीं वो समझते, वो दायित्व समझते, कर्तव्य समझते। वही सीख दी हुई है, इसलिए हम लोग भी उसी हिसाब से चल रहे हैं कि पद पे आके इठलाना नहीं और पद से हटने के बाद मुरझाना नहीं। ये तो स्थिति होनी चाहिए। ये तो क्षणिक है पद तो, लेकिन अपना स्वभाव, अपनी सेवा भावना, उससे सम्मान मिलता रहेगा। सर, संघ ने अभी 100 वर्ष में शताब्दी वर्ष के निमित्त संघ ने पंच परिवर्तन की एक बात कही। पंच परिवर्तन में 5 बातें कही, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वर्तमान दौर में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण को लेकर एक बड़ा संघ ने मुहिम छेड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी पर्यावरण को लेकर क्या कुछ कर रही है? आपके कार्यकर्ताओं को आप क्या कुछ सीख दे रहे हो? क्या नया अभियान चलाने वाले हैं? देखिए, ये बात आपने सही कही, पर्यावरण तो है ही है, बाकी पंच परिवर्तन में सभी चीज़ें हैं, परिवार वाले भी है, कुटुंब प्रबोधन भी है। लेकिन जो विशेष रूप से जो आपने कहा पर्यावरण को लेकर के, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक पेड़ माँ के नाम का आह्वान किया था। उसको हमने पकड़ा कि पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए ये बहुत उपयोगी है शस्त्र। तो हमने अपने कार्यकर्ताओं का भी आह्वान किया। हम जहाँ भी जाते हैं वह प्रयास यही करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ। सैकड़ों पेड़ हमने भी लगाए, लगाते ही हैं, हर कोई प्रसंग विशेष पर लगाते हैं। मैंने तो परम पूज्य गुरु जी के जन्म दिवस पर कई ट्री गार्ड्स वितरित किए। कहाँ पे? सुमेरपुर में? मेरे उधर सुमेरपुर बेल्ट में और पाली जिले में भी ट्री गार्ड बना करके, अच्छा, अपनी व्यवस्था से। मेरे कारखाने के बाहर भी मैंने लगाए, सड़क पे भी लगाए, कईयों को प्रेरित भी किया। हमारे एक खिमावत ट्रस्ट है रानी का, उसने तो लगभग मैं सोचता हूँ कि 10 लाख नीम के पेड़ लगाए होंगे पूरे हिंदुस्तान भर में। वो लगाता है, उसका स्वभाव है। मतलब ऐसे ऐसे लोग तैयार भी किए नीम के पेड़, जो अपने पैरों पर बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं। और नीम तो वरदान है हमारे लिए। ऐसा करके हम प्रयास यही करते हैं कि पार्लियामेंट में भी बोलते हैं, तब भी हम इस विषय को रखते हैं कि रेट ऑफ सर्वाइवल बड़े पेड़ों की, विभाग की व्यवस्था में भी हम दबाव बनाते हैं कि विभाग पेड़ लगाए तो उसका रखरखाव सुनिश्चित करे। ऐसे ही विकास को लेकर के कई जगह पेड़ काटने होते हैं, तो हम 5 गुना 10 गुना पेड़ लगवाने की बात करते हैं कि ये पेड़ आपने काटे हैं, इतने विकास करना है, सड़क का चौड़ाईकरण करना है या नई सड़क बनानी है, तो पेड़ कट रहे हैं तो वापस 10 गुना लगाना है। ऐसा करके आह्वान करते हैं, प्रयास करते हैं। नेतृत्व का भी यही कहना है और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है लोगों में। और संघ ने भी इस प्रकार का अपने स्वयंसेवकों को भी निर्देश दिया है कि वो भी इसमें सहयोग करें। कई पंच परिवर्तन की बातें तो सभी पांचों ही हैं। पंच परिवर्तन में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है सामाजिक समरसता। लेकिन सर, एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते एक तो आपके पास राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी है, दूसरा सवाल मेरा ये सिमी कि एक तो आपके पास पॉलिटिकल जिम्मेदारी है, दूसरा आप स्वयंसेवक भी हैं। पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों में अक्सर देखा जाता है कि जातिगत आधार पर ही नेता तैयार होते हैं, कार्यकर्ता निर्माण होता है, लेकिन अपेक्षा संघ में ऐसा नहीं होता। जातिगत आधार पे व्यक्ति निर्माण नहीं होता या नेता जो कार्यकर्ता वो तैयार नहीं होते। तो इसमें आप सामंजस्य कैसे बैठाते? क्योंकि आपका नेचर तो वही है कि सामाजिक समरसता वाला नेचर है, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल पार्टी में बड़ा टफ होता होगा सर। देखिए साहब,
बात तो वही है कि जातिगत राजनीति नहीं होना चाहिए। संघ का तो ये है ही है। हम चंदन करते हैं, प्रत्येक घर से खाना आता है, हमारा एक कार्यक्रम होता है चंदन। बीजेपी में भी हमारे भी सभी अपने अपने घर से चंदन तो शाखा में होता है, बीजेपी में होता है क्या? बीजेपी में उसको टिफिन अच्छा, चर्चा कर दिया। तो हर एक घर से अपने अपने घर से खाना लेके आता है, एक जगह इकट्ठा करते हैं, उस खाने को वापस वितरित करते हैं। अच्छा। तो ये समरसता का भाव है हमारे यहाँ है ही है, संस्कारों में है ये, सभी करते हैं, हम भेदभाव नहीं करते। लेकिन राजनीति में जीत प्रथम लक्ष्य है, जीत जरूरी है। जीत सकने वाला यदि कोई भी, हमें कई बार लोग कहते हैं साहब आप मुसलमान को टिकट नहीं देते। मुसलमान को देते हैं हम, लेकिन जीतने की संभावना तो हो। जहां उस व्यक्ति ने समरसता का भाव ले लिया, सबके साथ समन्वय बना दिया और जीत सकता है, तो हम तो उसको देंगे टिकट मुसलमान को। हाँ, लेकिन जीतने की स्थिति होनी चाहिए ना। जीतने की नहीं हो तो देकर के क्या सीट खराब करनी है? जीतने योग्य देते हैं। देखिए, मुसलमान की बात आपने पूछी तो मैं एक बात बताऊं, हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी आदरणीय मोहन भागवत जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, कोई मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, कोई मंदिर में आरती करे, कोई गिरजाघर में जाकर के सिजदा करे, कोई अपने गुरुद्वारा में सिजदा करे, कोई गिरजाघर में जाकर के और पूजा करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए राष्ट्रभक्ति, नेशन फर्स्ट, राष्ट्रीय चरित्र, इस देश के प्रति आत्मीयता का भाव, इस देश के मान बिंदुओं का सम्मान, इस देश के इतिहास को गौरवपूर्ण इतिहास अपना माने, ये चाहिए। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच होवे और दुर्भाग्य से हिंदुस्तान हार जाए और उस समय जो पटाखा फोड़ दे वो इस देश का देशभक्त थोड़ी हुआ, उसमें देशभक्ति का अभाव है, वो देशभक्ति नहीं है। भाई हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान हमारा है और हम हार गए और जो खुशी मना रहा है, इसका मतलब उसकी निष्ठा कहीं बहुत और है, हिंदुस्तान के प्रति नहीं है। तो सर, जो भारत माता की जय मुस्लिम बोलता है और राष्ट्रभक्ति की बात करता है, आप उसको आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, हम उसको पूरा सम्मान देते हैं। आपकी पार्टी टिकट भी दे सकती है भविष्य में? बिल्कुल, हमने दिए हैं ना, कई दिए हैं। हमने तो राष्ट्रपति बनाया भाई, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को। क्या बात करते हैं? हमने तो सर्वोच्च मतलब उससे बड़ा तो कोई पद ही नहीं है हिंदुस्तान में, हम देते हैं ना। मतलब हमारे यहाँ कई है। आपका साफ साफ कहना है कि कलाम बनकर आओगे तो सम्मान करेंगे और कसाब बनकर आओगे तो सम्मान नहीं करेंगे, सीधी सी बात काटेंगे। ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी है जो कसाब के लिए भी आदरणीय कसाब सब बोला है, तो उनको क्या कहें हम? कहाँ देशभक्ति है उनमें? अब्दुल कलाम बनो, हमने मौलाना आजाद को भी हमने सम्मान दिया है। बिल्कुल, हम तो, हमारे यहाँ राष्ट्र प्रथम है, पूजा पद्धति बाद में है। सर, अब आपने बात ही छेड़ दी तो मैं बोल दूं, लोग ऐसे चर्चा करते हैं कि बीजेपी ने अल्पसंख्यक मोर्चा बना रखा है, लेकिन बीजेपी टिकट तो देती ही नहीं, अल्पसंख्यक मोर्चे वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो भारत माता की जय बोलता है, राष्ट्रभक्त है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जीत, देखो राजनीति में जीत प्रथम है, जीतने की संभावना प्रबल होनी चाहिए राजनीति के अंदर। तो ये क्योंकि राजनीति तो संख्या का खेल है, मतलब सत्ता तो संख्या का खेल है, संख्या बल पर बहुमत आना जरूरी है, बहुमत के लिए सीटें जीतना जरूरी है, तो संभावनाएं होनी चाहिए। हम देंगे टिकट, लेकिन वो अपनी मान्यता तो बनाए, उस इलाके में जीतने का उसका समीकरण तो दिखना चाहिए, तब तो देंगे। आप देखिए, कई हमारे साथ मुस्लिम भाई है, हमारी पार्टी के सदस्य भी हैं, लेकिन वो वर्ग उनको अन्य नज़र से देखता है, इसलिए वो जीत नहीं पा रहा है। तो ये हम तो चाहते हैं उनमें भी राष्ट्रभक्ति हो। हम कोई ये सोचते हैं क्या कभी कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे? नहीं, हमारी सोच ऐसी है भी नहीं। हमारी सोच ये है कि उनको भी राष्ट्रभक्त बनाना, राष्ट्रीय चरित्र उनमें भी होना चाहिए, हमारे साथ भाई बन करके रहे। मुँह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगी, भाई बन के रहे, हम भी भाई बन के रहने को तैयार हैं।
ये तो बहुत स्पष्ट है जी, हमारे संघ के सरसंघ चालक जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, हमें कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। आदर के साथ करे वो, उसके धर्म का हम सम्मान करते हैं। हम मोहम्मद साहब का भी सम्मान करते हैं। मैंने अभी नहीं सुनाया आपको ला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने सुना है। तो ये क्या है? तो हम तो उनका भी पढ़ते भी हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। कुरान पढ़ी है मैंने, रूपांतरण हिंदी में, वो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ तो हिंदी में पढ़ी है। बाइबिल पढ़ी है, हम तो पढ़ते हैं, सीखते हैं, अच्छी बातें हैं उसको स्वीकार भी करते हैं, कमी है तो बोल भी देते हैं। कहीं किसी भी धर्म का हम अनादर नहीं करते कभी भी, लेकिन राष्ट्रभक्ति चाहिए, ये जरूरी है। राष्ट्रभक्त नहीं रहे तो राष्ट्र कैसे सुरक्षित रहेगा, मुझे कोई समझा दे। सर, ऐसा कहा जाता है कि संघ के विविध संगठन, संघ ये कहता है कि हमारे जितने विविध संगठन हैं, संघ के स्वयंसेवक कहते हैं कि हमारे जितने विविध संगठन हैं सब स्वतंत्र है अपने आप में। भारतीय जनता पार्टी भी संघ का एक विविध संगठन है, वो भी अपने आप में स्वतंत्र है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अक्सर आपके विपक्षी आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल संघ के पास है, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं एक बात बताऊं, सब स्वतंत्र है, लेकिन हम में से कोई डिरेल होता हुआ नजर आए तो उसको लाइन पे तो रखना ही पड़ेगा ना। डिरेल तो नहीं होने देंगे ना, पटरी से हटने तो नहीं देंगे ना। उस समय डिरेलमेंट की संभावना हो तो सावधान करके बचाने का काम करना संघ का, अभिभावक का काम है, अभिभावक का काम है। करो आप अपने अपने हिसाब से। ये सब बेटे हैं तो जो कहीं जाए, विपक्षी जो लोग हैं, डे टू डे में हस्तक्षेप कभी भी नहीं हुआ, होता ही नहीं है। उनको अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, वो कहाँ दूसरे में इस तरह हस्तक्षेप करेंगे। वो केवल उनको लगता है कि ये संगठन नेतृत्व गलत दिशा में जा रहा है, तो उस समय जरूर थोड़ा सा लगाम लगाने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है कि इससे हानि हो सकती है। अब अपना बेटा है, गलत दिशा में जा रहा है, लगता है कि आगे खड्डा है, गिर जाएगा, तो संभालना तो पड़ेगा ना। उस समय तो रोकना ही पड़ेगा कि कहाँ जा रहा है, गिर जाएगा, इधर चल, ये है सही। बट डे टू डे, हाँ, दैनिक काम में, कार्य पद्धति में कहीं हस्तक्षेप नहीं। सर, अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक सामाजिक संगठन का कार्यक्रम हुआ। एनएसयूआई और कांग्रेस के तमाम नेताओं के ट्विटर पे पोस्ट आए और एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन भी कहा कि संघ का कार्यक्रम में क्रॉस लगाकर, जबकि वो संघ का कार्यक्रम नहीं था, ऐसे हमें जानकारी में आया। उससे पहले विनोद जाखड़ ने यहाँ संघ का शस्त्र पूजन का एक कार्यक्रम था, उसका विरोध करके, और लोग कह रहे हैं कि एक गली निकाल दी है कांग्रेस के आला नेताओं के सामने इस तरह के प्रदर्शन करके, और वो विनोद जाखड़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इस तरह के प्रदर्शन जो कांग्रेस कर रहा है और सीधा सीधा संघ को टारगेट कर रहा है, इस पे क्या करना है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को आरएसएस का फोबिया हो गया है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, कांग्रेस में अभी राष्ट्रीयता का अभाव है। एक बार आपको याद होगा तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति थे जिन्होंने एक विमान का अपहरण किया था। कांधार वाला? नहीं, एक विमान का अपहरण किया था। तो उस विमान तो खैर जैसे कैसे भी बाद में छुड़ाया। उन लोगों को, अपहरणकर्ताओं को कांग्रेस ने विधानसभा का टिकट दे दिया उत्तर प्रदेश में। मतलब क्या मानोगे इसको? जिन लोगों ने हिंदुस्तान का बोइंग का अपहरण किया, जेल से छूटने के बाद उन लोगों को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में टिकट दिया विधानसभा का। नाम पूछोगे तो मैं बता दूंगा नाम, या आप इस पर ढूंढ सकते हो, मोबाइल पर नाम मिल जाएगा। 2 लोगों को टिकट दिया। ये कहाँ राष्ट्रीयता है उनकी? किसको प्रोत्साहन देना चाहते हो? सर, एक अंतिम सवाल, आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? मैं परम पूज्य गुरु जी को मानता हूँ। संघ से आपको क्या सीखना पड़ा, 1 लाइन में? संघ से हमें देशभक्ति, अनुशासन, सेवा भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव, ये सब हमने सीखा। संघ के किस प्रचारक के साथ कौन सी यादें जुड़ी हैं? माननीय ब्रह्मदेव जी शर्मा साहब, जो हमारे प्रांत प्रचारक थे। जब मैं प्रचारक बना उस समय पूरा राजस्थान एक था और उसमें वो हमारे प्रांत के प्रचारक थे। आदर्श उनका व्यक्तित्व, वैसे तो कई प्रचारक आदर्श रहे, लेकिन उनसे हमारी बहुत निकटता रही थी।
और इसके अलावा संघ स्थान कौन सा था आपका? शुरू शुरू में तो सोजत में मैंने बताया वो मेला का चौक, और फिर पाली के अंदर जो है वो जूनी कचहरी थी, और सांबर में हमारा एक आर्य समाज मंदिर था, उसमें साकर। कुछ वाद्य यंत्र बताना सीखा संघ से? हाँ, बांसुरी है, हम साइड ड्रम बास ड्रम बजाते थे, बिगुल बजाते थे, घोष में मैं रहा हूँ, मेरा शौक भी था। अंत में संघ की प्रार्थना की 2 लाइनें। वो तो देखिए, विजेत्री चरण संहता कार्य शक्तिर विदाया से धर्म से संरक्षणम परम वैभवन नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम समृता भवता सेतु। भारत माता की जय। लास्ट लाइन तो भारत माता की जय। तो मदन जी राठौड़ हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद हैं, अपना कीमती समय दिया। संघ से जुड़ा हुआ ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। राम राम साहब।